दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप क्रांति बैच 2.0 में पहुंच चुके हैं। अगर आप इस पूरे बैच का पूरे तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई बातों को समझ लीजिए, जान लीजिए। स्क्रीन पर दी गई बातों में सबसे पहले हम बात करेंगे 6 नंबर के पॉइंट की, जो कि है आपका मीडियम को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोगों का ज्यादा प्रश्न इसी को लेकर के होता है कि जो यहाँ पर आपके वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो इंग्लिश में होंगे कि हिंदी में। तो आप जान लीजिए इसके जितने भी वीडियो हैं वो आप दोनों मीडियम वालों के लिए उपयोगी होंगे। आप दोनों मीडियम वाले इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में ना आए। इसके बाद यहाँ पर 5th नंबर का हम पॉइंट देखें तो नोट्स को लेकर के है। तो आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो आपको एक A4 साइज का रजिस्टर लेना है और उसमें आपको पूरी ज्योग्राफी नोट करनी है। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि PDF मांगना मत, मिलेगी नहीं, यानी कि यहाँ पर किसी भी लेक्चर की किसी भी सब्जेक्ट की PDF आपको नहीं दी जाएगी। आपको हैंड रिटन नोट्स मेंटेन करना है। इसके बाद 4th नंबर का पॉइंट है सिलेबस कवरेज को लेकर के। तो इस बैच में हम पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस का कोना कोना कवर करेंगे, यानी कि 10 के 10 यूनिट यहां पर आपको घोल करके पिला दी जाएगी। इसके बाद यहां पर 3rd नंबर की बात करें तो टारगेट, यानी कि इस बैच का टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है MPPSC प्री 2026 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसाना, जिसका टेलर आप लोगों ने क्रांति बैच 1.0 में देख लिया होगा। इस बार आप पिक्चर देखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सारे लेक्चर YouTube पर ही आएंगे, यानी कि ऐप पर यहां पर कोई भी लेक्चर नहीं होगा। वहां पर सिर्फ आपको MPPSC मेंस के ही लेक्चर मिलेंगे। पूरे लेक्चर यहां पर आपके YouTube पर अपलोड किए जाएंगे। और पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो बैच है पूरे तरीके से कंप्लीटली फ्री है फॉर एवरीवन, पूर्णतः निशुल्क है। तो आप लोग इस बैच का लाभ उठाइए और आप यहां पर जो भी वीडियो देखें उसको इस इरादे से देखें कि इससे आपके प्री में प्रश्न आएगा ही आएगा। आइए हम लोग अपने लेक्चर यहां पर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके प्री के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी भारत के भौतिक प्रदेश हैं, जैसे आपका उत्तर का विशाल मैदान हो, हिमालय का पर्वतीय भाग हो, प्रायद्वीपीय भारत हो, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जितने भी आपके पठार आते हैं, पर्वत आते हैं, मैदान आते हैं, उनको हो, या फिर आपके पूर्वी घाट हो, पश्चिमी घाट हो, महाद्वीप हो, सभी हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आपके MPPSC प्री के एग्जाम में एक प्रश्न जो है तो आना बिल्कुल संभव होता है और हर बार यहां से कोई न कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो आज का हमारा टॉपिक है यहां पर भारत के, क्या है टॉपिक हमारा आज का हमारा टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं भारत का भौतिक विभाजन। यानी कि जो भारत की आपकी पूरी भूमि है, पूरा जो आपका एरिया है, उसको कुछ अलग अलग भौतिक विभागों में यहां पर बांटा गया है, जो कि उनके अलग अलग विशेषताओं को दर्शाता है। जैसे पर्वत है कहीं पे तो उसको पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है, जैसे आपका हिमालय। जैसे कहीं पर मैदान है तो उसको मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। कहीं पे आपका समुद्र का किनारा है, यानी कि आपके घाट है, तो इस तरीके से भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को बांटा गया है। जो हमारे द्वीप हैं उनको द्वीपीय भाग में बांटा गया है। ऐसे हमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ने में आसान होता है और हम उनकी विशेषताओं को, उनमें जो भी उनकी जो बातें हैं या उनकी जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको पढ़ने में हमें आसानी होती है। इसलिए इनको अलग अलग भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ पर भौतिक विभाजन इसका पढ़ रहे हैं। तो भौतिक विभाजन को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मैप के द्वारा पढ़ना। तो हम लोग यहाँ पर मैप का सहारा लेंगे इसको समझने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पर जो तो आपका फैक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप मैप से अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फैक्ट पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है तो मैप ओपन हो रहा है और हम यहाँ पर मैप से पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका मैप, ये भारत का आपका मैप है, आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से।
यहां पर भारत का पूरा वो क्षेत्र दिया गया है जिनको अलग अलग भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हम यहां पर भौतिक विभाग देखेंगे वो है उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। क्या है आपका? उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये कहां से कहां तक है? तो आपका जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश से लेकर के फिर यहां से खत्म हो जाता है। फिर ये आपका सिक्किम से शुरू होता है, फिर यहां से यहां तक आपसे खत्म होता है। मतलब ये असम का एरिया है, ये मैदानी भाग होता है तो यहां नहीं होता। फिर ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाले पूरे एरिया को कवर करते हुए और पूरा आपकी जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं इन सबको कवर करता है। तो आपका ये जो है यहां से शुरू होकर के और ये कहां तक जाता है आपके? तो यहां पर आपके मणिपुर, मिजोरम और आपके त्रिपुरा तक जो है तो ये पूरा एरिया कवर करता है। जहां जहां पर्वत हैं वो आपका उत्तर पर्वतीय भाग में माना जाता है। फिर इसके बाद आपका जहां जहां आपके मैदान है उनको आपके मैदानी भागों में रखा जाता है। जैसे कि ये आपका उत्तर का मैदान है, ये आपका क्या है? जहां जहां मैं लाइन खींचते जा रहा हूं, आपका जो ये नीला वाला कलर है ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक, यहां तक आपका क्या है? यहां से लेकर के यहां तक ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है। ये पूरा एकदम प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर नदियां प्रवाहित होती हैं और नदियां बहुत सारी जो है तो मृदा, कंकड़, पत्थर बहा करके लाती हैं और ये पूरा आपका जलोढ़ मैदान तैयार करती हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है आपका गंगा नदी वाला जो एरिया है वो, क्योंकि गंगा नदी के द्वारा ही इस मैदान का ज्यादातर निर्माण होता है। यहां पर आपका जो इसको पंजाब का मैदान बोलते हैं, ये वाला आपका पूरा जो एरिया है इसको गंगा का मैदान बोलते हैं। ये जो आपका एरिया है इसको ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मैदान को जो है तो भागों में डिवाइड किया गया है यहां पर। फिर उसके बाद आपका यहां पर अगला जो हम लोग पार्ट देखें तो यहां से शुरू होता है आपका मरुस्थली भाग। ये रहा राजस्थान, जो आपका थार मरुस्थल है, जो आपका थार मरुस्थल है वो एक पार्ट है हमारे भौतिक विभाजन का। फिर दूसरा यहां पर तीसरा पार्ट, एक तो हम लोगों ने उत्तर पर्वतीय देखा, दूसरा हम लोगों ने उत्तर का विशाल मैदान देखा, तीसरा हम लोगों ने आपका थार का मरुस्थलीय क्षेत्र देखा। अब चौथा देखें तो चौथा है आपका दक्षिण का पठार, या फिर इसी को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसी को आपको किसके नाम से जानते हैं? तो इसी एरिया के आपको जो है तो इस एरिया को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के रूप में या दक्षिण के पठार के रूप में जानते हैं। ये आपका ये पूरा एरिया, इसमें आपका मध्य प्रदेश का भी भाग आता है, जैसे मालवा का पठार है आपका, विंध्याचल और आपका बुंदेलखंड का पठार है, ये वाला क्षेत्र भी आता है। इसके अलावा इसमें आपका दक्कन ट्रेप आता है, कर्नाटक का पठार आता है, यहाँ पर आपके दंडकारण्य वाला क्षेत्र आता है और भी कई सारे पठार यहाँ पर हमें जो तो देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग इसके अंदर जो पठार हैं। फिर यहाँ नीचे आपको कई सारी जो वो चोटियां भी देखने को मिलती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं यहाँ पे, अनाई मुडी वगैरह। तो ये जो है तो आपके दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। फिर आपका पांचवा जो विभाजन है, यहां पर जो आपका पांचवा विभाजन है, पांचवा है आपका या फिफ्थ जो इसका प्राकृतिक विभाजन है, ये रहा इसके जो घाट है आपके तटीय मैदान इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या है आपका तटीय मैदान, ये आपका पश्चिम तटीय मैदान है, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। तो यहां पर हम लोगों ने जो है तो देखा कि कौन कौन क्षेत्रों में जो है तो इसको यहां पर डिवाइड किया गया है। तो ये आपके तटीय मैदान है और ये आपके घाट हैं। फिर यहीं पे आपका पूर्वी घाट है और ये तो आपका मैदान है, मतलब ये पूरा जो यहाँ पे आपको नीले कलर में, हल्का नीले कलर में दिख रहा है आपका, और बाकी ये जो किनारे वाला एरिया है इसको हम लोग घाट के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो ये रहा आपका पूरा भारत का भौतिक विभाजन किन किन भागों में किया गया है। अब यहां पर जैसा कि भौतिक विभाजन हम लोगों ने देखा, तो
अब हम लोग चलते हैं फैक्चुअल डाटा की ओर, हम लोग देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, फिर आगे हम लोग जब फैक्ट पढ़ेंगे तो फिर दूसरा मैप जो है तो उस फैक्ट से संबंधित यहां पर देखेंगे। बस आप लोग थोड़ा धीरज बना करके इसको देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पेपर के दृष्टि से। तो यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर आपके हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन। तो भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। यानी कि जैसे आपका उत्तर का जो आपका हिमालय प्रदेश है, अब हिमालय कैसे बना है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना के वजह से भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों के दबाव से जो है तो वो बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये कैसा बल है, आपका अंतर्जनित जो है तो आपका बल है, जिसके कारण ये जो है तो आपका बना है, दो प्लेटों के पास आने से दबाव के कारण आपका जो है तो हिमालय बना है। फिर जैसे बहिर्जनित बल है आपका नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से उत्तर का विशाल मैदान बना है, जहां पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बनाया जाता है, और आपका पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो यानी कि अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संचरण, मतलब क्षैतिज रूप से जब वो एक दूसरे के पास आती जाती हैं, उससे जो है तो पूरे भारतीय जो उपमहाद्वीप है आपका, उसके भौतिक भागों का निर्माण हुआ है। तो अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है या फिर इसका निर्माण हुआ है। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। ये किस आधार पर है, भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह के आधार पर। आपको ये जो 3 विभाजन आगे हम पढ़ेंगे, ये हमें ध्यान देना है। ये जो हमारे यहाँ रॉक ग्रुप पाए जाते हैं या फिर जो भूवैज्ञानिक संरचना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चट्टानें जो है तो पाई जाती हैं। तो शैल समूह या रॉक ग्रुप के या भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भूवैज्ञानिक भागों या खंडों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः इसको जो है तो आगे हम देखेंगे कि ज्यादातर भागों में जो है तो 3 यहाँ पर मुख्य रूप से हैं, लेकिन इसको 6 भागों में जो है तो मुख्य रूप से आगे बांटा गया है। ये जो विभाजन है ये शैल समूह और भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर है। तो पहला है आपका प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय भारत। पहला जो विभाजन है वो है आपका प्रायद्वीपीय भारत को लेकर के या प्रायद्वीपीय भारत। फिर दूसरा आपका जो विभाजन है वो है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। यानी कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत में जो भी आपकी अलग अलग पर्वतमालाएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आपकी विंध्याचल, सतपुड़ा, और आप राजस्थान में देखेंगे अरावली, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में देखेंगे कई सारी पहाड़ियां, दक्षिण में कई सारी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। तो वही यहाँ पर दूसरा जो भाग है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं को पढ़ना है। फिर तीसरा जो भाग इन्होंने बनाया है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको हम लोग उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, उसको भूवैज्ञानिक आधार पर या शैलों के आधार पर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यहां पर कहा गया है। यहां पर अगला पॉइंट है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय। कितना % भूभाग आपका पर्वतीय है, 11% भाग पर जो है तो पर्वत है आपके पूरे क्षेत्रफल में। 18% पर आपके पहाड़ी है, 20% पठार हैं, और शेष 43% पर आपका मैदान है। तो सबसे ज्यादा किसका भाग है भारत में, मैदानी भाग है। आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा भाग किसका है, मैदान का है। फिर उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है पठारी भाग, 20% है। फिर जो तीसरा सबसे ज्यादा है वो 18% पर पहाड़ियां हैं, और पर्वत कितने पे हैं, 11% पे हैं। तो ये हमारे यहाँ जो अलग अलग तरह की संरचनाएं हैं, पर्वत, पठार, मैदान, उनके यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं। अब जैसा कि हमने शुरू में आपको कहा था कि हम लोग भू आकृतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं, तो भू आकृति क्या होती है ना, भू आकृति किस तरह की जो है तो आपकी होती है, क्या है, तो किसी स्थान की भू आकृति, उसकी संरचना,
ध्यान से देखिएगा आप लोग, भू आकृति आखिर क्या है। तो किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। उसकी विकास की अवस्था का क्या है, ये परिणाम है। तो आपकी ये क्या कहा मैंने यहाँ पे कि ये उसकी भू अवस्था का परिणाम है। भारत को कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऊपर हमने देखा था कि शैल समूह के आधार पर, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि भूवैज्ञानिक और शैल समूह, इसके आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया था? तो भारत को वहां पर 3 भागों में बांटा गया था। हिमालय और पर्वतीय प्रदेश में बांटा गया था, और आपका प्रायद्वीपीय भारत में बांटा गया था, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में बांटा गया था। तो 3 भागों में किसके आधार पर बांटा गया था? भूवैज्ञानिक और शैल समूह के आधार पर इसको बांटा गया था, जो कि हम लोगों ने भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसके आधार पर इसको बांटा गया है 3 भागों में। लेकिन हमारे यहाँ की जो भू आकृतिक प्रदेश है उसको 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में किस आधार पर बांटा गया है? तो उसकी प्राकृतिक, उसकी संरचना के आधार पर, प्रक्रिया और विकास की अवस्था के परिणाम के स्वरूप इसको 6 भूभागों में या 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यानी कि इसकी संरचना कैसे हुई है, जैसे पर्वत की अलग तरीके से निर्माण होता है, पठार का अलग तरीके से, मैदान का अलग तरीके से, पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियों का अलग तरीके से, सबका निर्माण प्रक्रिया अलग अलग है। यानी कि उनकी संरचना कैसे हुई, इस आधार पर प्रक्रिया और विकास उनका कैसे हुआ, उसकी अवस्था के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। क्या है आपका? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वत तो यहां पर हम देखेंगे कि कहां कहां पे किस तरीके से जो है इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले है उत्तर का उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब उत्तर पूर्वी पर्वतमाला कहां पर है आपके? तो ये जो पूरा आपका भाग है ये आपका उत्तर पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। ठीक, यहां पर इसको बोलते हैं उत्तर पर्वतीय भूभाग। ठीक, फिर इसके बाद उत्तर भारत का मैदान, दूसरा भू आकृतिक प्रदेश हमारा कौन सा है? उत्तर भारत का मैदान। तो अब हम लोग उत्तर भारत का मैदान देखें तो कहां से कहां तक आएगा? तो आपका ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आपका उत्तर भारत का मैदान है। ठीक, यहां पर आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ठीक है, मरुस्थल वाला क्षेत्र है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा भाग है आपका यहां पर प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार कहां पर आएगा? प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये जो आपका एरिया है यहां से, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार ये है उत्तर का मैदान। ठीक, फिर इसके बाद है भारतीय मरुस्थल। तो मैंने यहां पर जो राजस्थान वाला एरिया बताया था तो ये होगा आपका मरुस्थल। फिर इसके बाद अगला जो यहां पर आपका विभाजन है वो है तटीय मैदान। अगला क्या है यहां पर आपका? तटीय मैदान। तो ये रहे आपके तटीय मैदान।
ये रहे आपके क्या, तटीय मैदान। तो ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान, और शायद कलर अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो ये ले लेते हैं। हाँ, और ये हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तो यहां पर संरचना मैंने बना दी। फिर इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे यहां पर, तो आगे आपका जो है यहां पे कई सारे जो हमारे द्वीप हैं, आपका अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, जो भी हमारे चाहे आपका इधर देखेंगे आप लक्षद्वीप है, इधर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आपका जो छठा भाग है वो है आपका यहाँ पर नीचे है छठा भाग, तो उसको बोलते हैं द्वीप समूह। तो इस तरीके से भारत को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 प्राकृतिक भूभागों में इसका जो है तो यहाँ पर बांटा गया है। पहला हमने क्या देखा था, उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं, उत्तरी भारत का मैदान, फिर तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, और नीचे है आपका यहाँ पर द्वीपीय समूह, द्वीप समूह। तो ये आपके भारत का यहाँ पर देखिए आप उत्तर का यहाँ पर भूभाग है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका मरुस्थल है, और ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है, ये आपका पश्चिम तटीय मैदान है, और ये आपके द्वीप समूह है। तो इस तरीके से भारत का जो है तो 6 आपके भू-आकृतिक प्रदेशों में इसका जो है तो इसको बांटा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और यहां पर जैसा कि मैंने बताया था कि छठा जो आपका भाग है वो है द्वीप समूह। छठा भाग कौन सा है, द्वीप समूह। तो हम लोग यहां पर देख लिया कि कैसे कैसे जो है इनको बांटा गया है। अब यहां पर हम लोग हिमालय की थोड़ा सा उसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हिमालय को पढ़ना, यानी कि ट्रांस हिमालय से हम लोग यहां पर अपना जो है तो आगे शुरू करेंगे। तो यहां पर देखें अगर हिमालय पर्वत के निर्माण कैसे हुआ, हिमालय के निर्माण की बात करें तो हिमालय का निर्माण यहां पे लिखा हुआ है यूरेशियाई प्लेट, यानी कि आपका यूरेशियाई प्लेट जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और भारतीय प्लेट के टकराने से जिसको गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं, इनके टकराने से जो है तो आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। यहां पर अगर हम देखें कि कैसे इनका जो है तो आपस में निर्माण हुआ, कैसे टकरा करके, तो उसकी बात करें यहां पर, तो यहां पर एक सेकंड, हाँ, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो है तो हम लोग यहां पर हिमालय का कैसे निर्माण हुआ है। यहां पर हिमालय के निर्माण की बात करें तो शुरुआत में कहा जाता है आपके कि शुरुआत में पृथ्वी के निर्माण से पहले एक बहुत बड़ा आपका जो है तो यहां पर इस तरीके से एक गोल पूरा एक गोला था जिसको पेंजिया कहा जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों तरफ बहुत विशाल जो है आपका क्या था, एरिया था, जहां पर आपका जल भरा हुआ था, जहां पर आपके पूरा ये जो है तो यहां पर जल भरा हुआ था। इसको बोलते थे पैंथालासा। इसको क्या बोलते थे आपके, पैंथालासा। तो ये जो आपका पूरे साइड पानी भरा हुआ था पैंथालासा, फिर अचानक जो है ये जो पेंजिया है आपका ये 2 भागों में बट गया। अचानक ये जो पेंजिया है आपका ये क्या हो गया, 2 भागों में बट गया, और यहां से ये 2 पार्ट अलग हो गए इसके।
नीचे वाला जो भाग रहा उसको कहा गया गोंडवाना, ऊपर का जो भाग था इसको कहा गया अंगारा लैंड। ठीक, तो ये आपका क्या रहा, गोंडवाना लैंड हुआ एक आपका, और एक हुआ आपका अंगारा लैंड। ये गोंडवाना और ये आपका अंगारा लैंड। और यहां पर ये जो बीच में डिवाइडेशन हुआ, तो यहां पर मैंने कहा हर जगह पानी भरा हुआ था, तो जब ये बीच में आपस में यहां पर जब ये डिवाइड हो गया मतलब बीच से, तो ये जगह खाली हो गई। तो जब जगह खाली हुई तो जो यहां पर जल था, जो यहां पर जल था वो क्या हुआ, इसके अंदर जाने लगा, ये इसके अंदर भर गया। ये जो यहाँ पे ये सब मैंने बताया ना, यहाँ पर पैंथालासा था, तो ये जल इसके अंदर जो है तो जा करके भर गया। और ये जब जल भर गया तो इसको एक नाम दिया गया और इसको कहा गया आपके टेथिस सागर। इसको क्या कहा गया यहाँ पर, तो इसको आपके कहा गया टेथिस सागर। टेथिस सागर। अब काफी समय बाद जो है तो यहां पर ये जो आपका गोंडवाना लैंड है और ऊपर जो अंगारा लैंड है, इस गोंडवाना लैंड को आपके, ये जो आपका गोंडवाना लैंड है इसको भारतीय प्लेट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भारतीय प्लेट। और ये जो है आपका अंगारा लैंड, इसको यूरेशियाई प्लेट भी कहा जाता है या यूरेशिया प्लेट कहा जाता है। काफी लंबे समय बाद ये दोनों प्लेट जो है ऊपर की ओर आने लगी, ये इधर और ये ऊपर। तो इससे क्या हुआ, ये जो टेथिस सागर में पूरा आपका जल जमा हुआ था, जो जल टेथिस सागर, उसमें जो इधर से बहुत सारा जो है तो कूड़ा करकट कंकड़ पत्थर बहुत सारा इसके अंदर मलबा भरा हुआ था। और जब ये दोनों लोग एक दूसरे के पास में जाने लगे तो इसमें दबाव हुआ और फिर यहां पर जो है तो इस तरीके से आपका मुड़ करके एक जो है तो पर्वत बना और उसका नाम हुआ आपके हिमालय पर्वत। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर हिमालय का जो है तो निर्माण कैसे हुआ। तो ये आपका अंगारा लैंड यानी कि यूरेशियाई प्लेट और ये आपका गोंडवाना लैंड यानी कि भारतीय प्लेट, ये दोनों एक दूसरे के जब पास आ रही थी और ये जो यहाँ पर टेथिस सागर में पूरा मलबा भरा हुआ था, इसमें दबाव पड़ने से हिमालय पर्वत का जो है तो निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत के आपका निर्माण जो है तो टर्सरी काल में हुआ है। टर्सियरी इसको बोलते हैं। टर्सियरी, तो टर्सियरी काल में जो है आपके हिमालय का यहां पर निर्माण हुआ है। तो यहां पर आपको हिमालय का निर्माण समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर हम लोग अब अपने जो है तो जहां हम लोग पढ़ रहे थे वहां चलते हैं। तो यहां पर मैं चर्चा कर रहा था किस चीज की, कि भाई आपका हिमालय कैसे बना है। यहां पर तो जैसा कि मैंने बताया कि यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों जब आपस में टकराई तो उससे जो है तो आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है। प्लेट विवर्तन की, जो आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक पास आ रहे थे, उसको प्लेट विवर्तन की के सिद्धांत के द्वारा जो तो समझा जाता है कि वो पास क्यों आ रहे थे। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति के कारण की बात करें तो टेथिस सागर में जमे मलबों में दबाव या टेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ना, क्या टेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने के कारण जो है आपका, तो इसका बलन यानी दबाव जो है तो दबाव पड़ने के कारण अवसादों में जो है तो बलन हुआ और वो ऊपर की ओर जो है तो उठ गए आपके और उससे निर्माण हुआ। हिमालय का यहाँ पर निर्माण की बात हो रही कि हिमालय का निर्माण कब हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको जब हिमालय का निर्माण अभी बता रहा था तो समझाया था कि इसका निर्माण आपके टर्सियरी काल में हुआ था। कब हुआ था? टर्सियरी काल में हुआ था। ये आधुनिक समय का जो है तो आपका पर्वत है, क्योंकि हमारा जो काल है, ये जो हमारा एरा है वो प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक बहुत समय से जो है तो आपका चलता आ रहा है। तो
इसलिए ये नया माना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हिमालय पढ़ने वाले हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हिमालय पढ़ेंगे हम लोग, हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय को जो है तो कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, ये क्या है आपका, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये आपके प्री मेंस दोनों में बढ़िया काम आएगा। डायरेक्ट भले नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये जानना आवश्यक है, तभी आप आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। तो हिमालय को पंजाब हिमालय के रूप में बांटा गया है, जो कि आपका 560 किलोमीटर है। इसको हम लोग मैप से एक बार समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक, इसको हम लोग काहे समझते हैं, मैप से समझते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। तो जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है वो पंजाब हिमालय के रूप में है। फिर आपके यहां पर कुमायूं हिमालय के रूप में है। फिर आपके यहां पर अगला जो है तो नेपाल हिमालय के रूप में है। फिर उसके बाद अगला जो है आपका तो वो असम हिमालय के रूप में है। यानी कि हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन 4 भागों में बांटा गया है। अब इन 4 भागों को डिवाइड करने के लिए यहां पर नदियों का सहारा लिया गया है। किसका सहारा लिया गया है, तो यहां पर नदियों का सहारा जो है तो आपके लिया गया है। जैसे जो आपका पंजाब है, जो आपका ये पंजाब हिमालय है, ये इंडस यहां पर आपको दिख रहा होगा, इंडस यानी कि सिंधु नदी, और यहां पर आपको एक और नदी का नाम दिख रहा होगा, सतलज। तो इंडस यानी कि सिंधु और सतलज के बीच का जो भाग है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के रूप में जानते हैं। फिर उसके बाद आपका सतलज है ना, ये जो आपकी नदी है सतलज, सतलज से लेकर के काली नदी, ये रही आपकी काली नदी। तो इसके बीच का जो भाग है उसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। फिर इसके बाद जो तीसरा इसका डिवीजन है, तीसरा डिवीजन देखें हम लोग, तो तीसरा डिवीजन है काली नदी से लेकर के आपके तिस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक। तो ये आपका इधर काली नदी है, काली नदी, और इधर है आपके तिस्ता नदी। तो इसके बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो आपको याद रखना है, काली नदी से तिस्ता नदी के बीच का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे यहां पर, आपका नेपाल हिमालय। फिर आगे यहां पर आपके जो ये तिस्ता नदी है, तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। उसको क्या बोलते हैं, असम हिमालय। तो इन नदियों का क्षेत्र से जो है तो इसको प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका प्रादेशिक विभाजन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग फिर से अपने जो है तो यहां पर फैक्ट पे लौटते हैं और हम लोग इसका जो है तो प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे थे। तो हम लोग सबसे पहला यहां पर देख रहे हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करें तो ये कितना दूर तक फैला हुआ है, 560 किलोमीटर। विस्तार इसका किसके किसके बीच में है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, जो हमने अभी ऊपर मैप में देखा। फिर अगला है आपका कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। तो इसका जो विस्तार है वो 320 किलोमीटर का है और ये किन किन नदियों के बीच में फैला है, तो ये आपके सतलज एवं काली नदी के मध्य फैला है। कहां पर फैला है, आपके सतलज और काली नदी के मध्य फैला है। फिर आपका नेपाल हिमालय है। यहां पर नेपाल हिमालय की बात करें तो ये 800 किलोमीटर का विस्तार है इसका, और ये काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य जो है तो ये आपका फैला हुआ है। फिर आपका असम हिमालय जो है, असम हिमालय 750 किलोमीटर इसका विस्तार है और ये आपके तिस्ता दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो है तो आपका फैला हुआ है। तो यहां पर आपको एक चीज जरूर दिखाई दी होगी कि सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, तो सबसे ज्यादा विस्तार है आपके नेपाल हिमालय का। कितना है, 800 किलोमीटर।
सबसे ज्यादा विस्तार है आपके नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर। काली और तीस्ता नदी के बीच में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो प्रादेशिक विभाजन हम लोगों ने इसका देखा। अब हम लोग जो है तो आगे चलते हैं। यहां पर आगे देखें हम लोग तो हिमालय के बारे में, जो अभी हम लोगों ने प्रादेशिक हिमालय देखा, उससे जुड़ी यहां पर कुछ आपको याद करने वाली बातें हैं। जैसे कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कुमायूं हिमालय जो आपके उत्तराखंड हिमाचल वाले क्षेत्र में पड़ता है, इसकी सर्वोच्च शिखर जो है आपकी नंदा देवी है। क्या है आपकी सर्वोच्च शिखर? सर्वोच्च शिखर आपके नंदा देवी है। किसकी? कुमायूं हिमालय की। फिर उसके बाद है आपकी गंगोत्री हिमनद किस हिमालय से अवस्थित है? तो गंगोत्री हिमनद आपके कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। गंगोत्री हिमनद से ही आपके गंगा नदी का उद्गम होता है। फिर आपके फूलों की घाटी है ना, वैली ऑफ फ्लावर जो है, फूलों की घाटी कहां पर है? कुमायूं हिमालय में है। फूलों की घाटी आपके कहां पर है? वैसे राज्य में कहां पर है? तो फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपके फूलों की घाटी आप लोग एक बार देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है तो जहां तक है मुझे लगता है, और कुमायूं हिमालय में पड़ती है। फिर इसके बाद है हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कहां पर विद्यमान है? तो वो है आपके नेपाल हिमालय में। कहां पर है? नेपाल हिमालय में। अब नेपाल हिमालय में कैसे है? तो जो आपका माउंट एवरेस्ट है 8,845-50 मीटर जो ऊंचाई है आपके माउंट एवरेस्ट की, वो कहां पर है आपके? तो नेपाल हिमालय में है। इसलिए सबसे ऊंचा भाग कहां विद्यमान है पूरे आपके हिमालय का? तो नेपाल हिमालय में है। तो आपको याद रखना है कि नंदा देवी आपका कुमायूं की है, गंगोत्री हिमनद आपके कुमायूं हिमालय में पड़ता है, फूलों की घाटी आपके कुमायूं हिमालय में पड़ती है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कहां है? आपके नेपाल में पड़ता है। फिर यहां पर आपका आगे है पश्चिम भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है। मतलब कि जो पश्चिम भाग है आपका, पश्चिमी साइड का जो भाग है, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर साइड का, और जो पूर्वी भाग यानी कि आपका जो असम, सिक्किम, अरुणाचल साइड का है, तो ये पूछ रहा है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? अधिक की कम? तो अधिक पाई जाती है। अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो आपका पूर्वी क्षेत्र है उधर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। उस साइड आपके क्या है? वर्षा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा आपके जो है तो पाया जाता है जैव विविधता। तो हमें याद रखना है कि पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता सबसे ज्यादा जो है तो यहां पर पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपकी हिमालय है ना, आपका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी है? हिमालय को प्रादेशिक आधार पर बांटने की संकल्पना किसने दी? तो सिडनी बुरार्ड ने जो है तो ये संकल्पना दी थी। किसने दिया था? सिडनी बुरार्ड ने ये संकल्पना दी थी। तो अगला पॉइंट है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? हिमालय जो है तो आपके अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किससे प्राप्त करता है? तो जैसे हमें पता है कि यहाँ पर आपके जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पूर्वी मानसून है, तो ये ज्यादातर किससे प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम से प्राप्त करता है, दक्षिण पूर्वी से कम प्राप्त करता है। तो इसको दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर आपके हिमालय से क्या? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां कैसी हैं? सतत वाहिनी है। तो ये नदियां सतत वाहिनी क्यों हैं? क्योंकि ये आपका जो है तो बर्फीले क्षेत्र से निकलती हैं, किसी न किसी हिम नदी या हिमानी से निकलती हैं, तो वहां पर लगातार बर्फ जो पिघलती है और इसमें पानी की सतह हमेशा जो है तो मौजूद रहती है, इसलिए सतत वाहिनी नदियां होती हैं। हिमालय पर्वत से संबंधित यहां पर कुछ आपके जो है तो हम लोग तथ्य देख लेते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी संबंधित तथ्यों की बात करें तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म युक्त है। मुख्य जो हिमालय है आपका, यानी कि जो आपका सबसे बड़ा वाला बृहद हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, उसकी जो परतदार, वहां पे कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? तो परतदार चट्टानें पाई जाती हैं जो कि कैसी हैं? जीवाश्म
मुक्त हैं। कैसी हैं? जीवाश्म मुक्त हैं, यानी कि यहां पर जीवाश्म आपके नहीं है। फिर अगला पॉइंट है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। लघु हिमालय जो है आपका बीच का, जिसको शिवालिक ग्रेटर और जो तो आपका शिवालिक हिमालय के बीच का जो हिमालय है आपका लघु हिमालय जिसको बोलते हैं, वहां पर आपके परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, यानी कि बहुत पहले वहां पर समुद्र था, इसका पता चलता है क्योंकि टेथिस सागर से ही तो बना है। तो यहां पर आपके समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। फिर है आपके वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, यानी कि बहुत पहले वहां पर शिवालिक हिमालय के पास लोग रहते थे। फिर अगला पॉइंट है, हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत श्रृंखला कैसी है? नई नई बनी आपके जो तो फोल्डेड माउंटेन है। और ये कैसे बना, ये हम लोगों ने पीछे समझ लिया है। फिर यहां पर इससे संबंधित अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है, मतलब जो हिमानी है यानी कि बर्फ की बड़ी बड़ी जो है तो बड़ी हेक्टेयर जो है तो आपके एरिया की बड़ी बड़ी वहां पे हिम चट्टाने हैं, शिलाएं हैं, तो उससे आपके हिमानी और प्रवाहित जल के द्वारा जो है तो आज का जो हिमालय का स्वरूप है वो हमें निर्मित हुआ दिखाई देता है। फिर अगला पॉइंट है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर कल को मान लीजिए हिमालय ना हो, आप ऐसा सोचें कि हिमालय ना हो तो क्या होता, तो हमें जो रसिया साइबेरियन साइड से जो आपकी शीतकालीन हवाएं आती हैं वो बहुत तीव्र आती। अगर हमारे कभी चाइना या हमारे बीच में युद्ध वगैरह होता तो जो है तो उधर से अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हालांकि अब भी है, लेकिन काफी कुछ चीजें जो है तो उसके वजह से रुकी हुई हैं। और हमारे यहाँ इतनी सारी जो नदियां निकलती हैं, है ना, गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो आपका, और भी कितनी सारी, सतलज हो, ब्यास हो, रावी हो, ये सारी नदियां जो है तो वहां से ना आती, हिमालय ना होता तो हमारे यहाँ नदियां भी ना होती, तो हम लोग ना तो नदियां होती, ना तो जलोढ़ मैदान होता, ना तो हम लोग ज्यादा कृषि कर पाते, और ना तो आज हम लोग जो है तो इतना ज्यादा विकास कर पाते। तो यानी कि हिमालय का हमारे जीवन में, हमारे विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो यहां पर पॉइंट है कि अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? सबसे पहली चीज, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, यानी साइबेरिया बहुत ठंडा क्षेत्र है, वहां से जो भी हवाएं आती, शीत लहर, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत ठंडी पड़ती है ठंडी टाइम में, और जब अगर हिमालय ना होता तो आप सोचो बहुत ज्यादा ठंडी होती वहां पर। फिर इसके बाद यहां पर है दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, यानी कि सिंधु और गंगा का जो मैदान है वो जो जलोढ़ मृदा से वंचित होता, क्योंकि जब नदियां ही ना आती तो जलोढ़ मृदा कहां से आती, क्योंकि जलोढ़ मृदा तो नदियों के माध्यम से ही आती है। फिर आपका यहां पर अगला पॉइंट है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, यानी कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, यानी कि हमारा जो अभी हमें दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा मिलती है, उस समय पे कुछ और जो है तो इसमें आपके मानसून में परिवर्तन आ सकता था। अब इसके बाद हम लोग जो हमारा उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ा था, उसमें हम लोग यहां पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ही देख रहे थे जो कि बेसिक परिचय के रूप में था। अब हम लोग यहां पर देखेंगे ट्रांस हिमालय। हम लोग क्या देखेंगे यहां पर आपका, यहां पर हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय। तो अगर यहां पर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो फिर एक हम भारत का यहां पर छोटा सा मैप जो तो बनाएंगे। नीचे का नहीं बनाएंगे, कुछ जगह नीचे नहीं, हमें तो बस काम यहाँ का है।
तो ये जो आपका कश्मीर वाला जो एरिया है, यहां पर हमारा जो ट्रांस हिमालय पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय क्या है कि इसमें यहां पर है ये आपके। तो सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय में 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं आपकी। एक तो है आपकी काराकोरम, एक क्या है आपकी काराकोरम, फिर है आपकी लद्दाख, फिर है आपकी जास्कर। ये जो हमारा हिमालय शुरू होता है, ये भाग हिमालय का जो भाग शुरू होता है उससे जो है तो ये ऊपर है, इसलिए इसको ट्रांस आपका हिमालय कहा जाता है। आपका जो मेन हिमालय हमारा बृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय है, उसके उस पार का जो एरिया है वो आपका ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 आपकी मुख्य रूप से क्या होती हैं, 3 आपकी यहां पर मुख्य रूप से इसकी श्रेणियां हैं। एक तो है आपका काराकोरम, दूसरी है आपकी जास्कर, तीसरी है आपकी लद्दाख। और ये हिमालय के पार का हिमालय है, इसलिए इसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 जो है तो इसकी चोटियां हैं। तो हम इसको उस हिसाब से पढ़ेंगे। जो आपका काराकोरम है, यहां पर एक चोटी पाई जाती है जिसको हम लोग K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। वर्तमान में ये आपका जो POK है उसके अंतर्गत आती है। वर्तमान में किसके अंतर्गत आती है, POK के अंतर्गत, जो पाक ऑक्युपाइड हमारा कश्मीर है उसके अंतर्गत है। नहीं तो हम लोग इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जो है तो मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांस हिमालय आपका कहां पर है। अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में यहां पर देखते हैं। तो तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है। तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है, क्योंकि ये तिब्बत के पास में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है और इसे हिमालय के पार का हिमालय भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है। क्या कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है, तो इसके अंतर्गत जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश भी है यहां पर, जो कि हमारे भारत के पास में जो है तो ये तिब्बत वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पड़ती है और हिमालय में। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर मुख्य रूप से है, फिर उसमें कैलाश भी आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है, कौन सी है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी में आपकी K2 या गॉडविन ऑस्टिन नाम की जो है तो एक पर्वत चोटी है, वो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट तो हमारे यहाँ नहीं है, वो नेपाल में है। तो हमारे भारत का अगर हम पूछा जाए तो भारत की K2 या गॉडविन ऑस्टिन है और पूरे दुनिया की तो आपकी माउंट एवरेस्ट है। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें यहां पर देखते हैं। तो जहां ट्रांस हिमालय जो है आपका वो पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिमालय जो आपका पूर्वी वाला क्षेत्र है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये और वो पूरा क्षेत्र वो आपका पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है। यानी कि सिक्किम के उधर का जो पूरा भाग है आपके, सिक्किम से इधर का उसको पूर्वी है और इधर का जो है आपका वो आपका पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिमालय में ही आपकी पश्चिमी हिमालय में ही आपका ट्रांस हिमालय जो है तो हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखें कि ये यहां पर एक जो है तो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, जो कि पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में। और यहाँ पर पामीर का जो पठार है, पामीर की जो गांठ है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। फिर यहाँ पर है आपकी कुनलुन श्रेणी, जो कि आपके चाइना में पड़ती है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काराकोरम। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, काराकोरम, और यहाँ पे लिखा हुआ है K2। एक जो ये पूरे काराकोरम, यहाँ पे K2 है, K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, वो लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर आपके लद्दाख श्रेणी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका जास्कर श्रेणी लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया काराकोरम। फिर उसके बाद है आपका यहां पर लद्दाख। फिर उसके बाद है आपकी यहां पर जास्कर। ये 3 श्रेणियां हैं। और जो हिमालय का विस्तार है, ग्रेटर हिमालय का,
वो यहाँ पर एक पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर के उधर जो है आपके म्यांमार तक चली जाती है वहां पर। तो नंगा पर्वत से शुरू होकर के म्यांमार तक जो है तो ये आपके पहुंच जाती है। तो यहां से ग्रेटर हिमालय आपका नंगा पर्वत से जो है तो शुरू होता है, आगे उधर हम देखते हैं आपका जहां पर खत्म होती है। तो आपको यहां पर वो समझ में आ गया होगा कि आपका जो ट्रांस हिमालय कहां पर है, ऊपर। फिर यहां पर आपको कैलाश श्रेणी भी देखने को मिल रही होगी। ये रही आपकी कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला आपकी। बाकी यहां पर और चीजें हमको समझने के लिए बहुत जरूरी नहीं है। अब हम सीधा यहां पर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय से ही जुड़ा हुआ। तो यहां पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, यानी कि भाई आप ऊपर वहां बैठ जाओ उस चोटी पे, नीचे आप सरक के चले जाओगे, वो है आपकी राकापोशी। कौन सी है, राकापोशी। और कहां पड़ती है, तो ये आपके पड़ती है ट्रांस हिमालय में। कहां पड़ती है, ट्रांस हिमालय में जो है आपकी राकापोशी चोटी जो है तो पड़ती है। फिर अगला पॉइंट है, ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। यानी कि उच्च एशिया का जो रीढ़, ऊंचा ऊपर का जो एशिया वाला भाग है, उच्च एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो वो है आपकी काराकोरम श्रेणी। वो कौन सी श्रेणी है आपकी, तो काराकोरम श्रेणी को यहां पर जो है तो आपके उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अगला पॉइंट है, काराकोरम श्रेणी पश्चिम विस्तार कहां तक है। काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार आपके पामीर के गांठ या पामीर के पठार के पास तक है। फिर अगला पॉइंट है, काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कहां तक है। पूर्वी विस्तार कहां तक है, तो कैलाश श्रृंखला तक है। कहां तक है, कैलाश श्रेणी तक है, कैलाश पर्वत के पास तक है यहां पर। तो हमें ये ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट है यहां पर आपका, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय जो है आपका बृहद हिमालय से किस संरचना के द्वारा अलग होता है, तो इसको बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। क्या, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय जो है आपका बृहद हिमालय से अलग होता है, जिसको ITSZ के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आपका MBT, MCT, SFT आता है, वो अभी हम आगे जो है तो देखेंगे। जिससे जैसे आपका ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय अलग हुआ, फिर बृहद हिमालय से मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय उत्तर के मैदान से कैसे अलग होता है, ये अभी हम लोग आगे मैप में जो है तो देखेंगे। चलो यहीं पे देख लेते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन जो है तो यहाँ पर बिल्कुल दूर हो जाए कि ये कैसे क्या क्या ये जो तो होता है, ये क्या है, सचर जोन क्या है ना, कैसे अलग होता है। तो इसको यहीं पर हम लोग मैप के द्वारा देख लेते हैं, तो आपका कंफ्यूजन जो है तो तुरंत यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये देखिए आप, तो यहां पर ये है आपकी काराकोरम, ये है आपकी, ये आपका काराकोरम है, ठीक। ये आपकी लद्दाख है। फिर आपका ये रही आपकी जास्कर। फिर है आपका यहां पर ग्रेटर हिमालय। फिर है आपका यहां पर लेसर हिमालय, या हम कहें लघु हिमालय। फिर उसके बाद ये रहा आपका शिवालिक हिमालय। ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये कहां पर कौन कौन से जो है तो आपके भाग हैं। फिर इसके बाद अब देखते हैं कि आपका जो डिवाइडेशन वाला भाग है वो कैसे कहां कहां पे है। तो जो आपका ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, ये आपके हिमालय से, बृहद हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है, ITSZ, यहां पर जो है तो ये अलग होता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका
ग्रेटर हिमालय है। ये क्या है आपका ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ये जो आपकी लेसर हिमालय या हम कहें लघु हिमालय है, उससे किससे अलग होता है, किस लाइन से, तो वो यहां पर एक लाइन खींची गई है, ये रहा आपका, और इसको बोलते हैं MCT। क्या है आपका MCT, मेन यहां पर सेंट्रल थ्रस्ट। तो आपको याद रखना है ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय लघु हिमालय से या लेसर हिमालय से किससे अलग होता है, तो MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है तो ये आपका अलग होता है, MCT के द्वारा। फिर इसके बाद आपका जो ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय, और आपका यहां पर जो लघु हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय किससे अलग होते हैं, तो यहां पर इनको अलग करने के लिए एक यहां पर आप देखेंगे लाइन है, इसको बोलते हैं MBT। क्या बोलते हैं MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसको बोलते हैं MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, तो इसको बोलते हैं MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर उसके बाद यहां पर आपका अगला है ये शिवालिक हिमालय। ये क्या है आपका शिवालिक हिमालय, और ये आपका यहां से शुरू हो जाता है उत्तर का मैदान। तो उत्तर का मैदान और शिवालिक हिमालय अलग होते हैं यहां पर आपका MFT से। किससे अलग होते हैं MFT मेन फ्रंटल थ्रस्ट। इसको बोलते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट। मेन फ्रंटल थ्रस्ट से जो है तो ये आपके अलग होते हैं MFT। तो आपको यहां पर समझ में आ गया हो गया ITSZ, फिर उसके बाद MCT यानी कि मेन आपका सेंट्रल थ्रस्ट, फिर है आपका MBT यानी कि आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और फिर है आपका यहां पर MFT जो कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये जो है तो आपका हिमालय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भागों में जो डिवाइड होता है, उसके बीच में एक एक लाइन है जैसे जो डिवाइडेशन की, उसको यहां पर आपके ITSZ, MCT, MBT और MFT के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। तो आपको इनका फुल फॉर्म भी याद रखना है यहां पर। अब हम लोग अपने जो है तो पुराने टॉपिक मतलब जहां हम लोग पहले थे फैक्चुअल डाटा पे, वहां पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस संरचना के द्वारा अलग होता है, तो ये आपके ITSZ यानी कि इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है तो अलग होता है। फिर यहां पर है ट्रांस हिमालय के किन श्रेणी के मध्य से होकर के सिंधु नदी बहती है। ये MPPSC में प्रश्न जो है तो आपके पूछा जा चुका है। तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य में आपके किसके जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य में जो है आपकी सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आपको काराकोरम और लद्दाख नहीं लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, हम लोग काराकोरम और लद्दाख लगा देते हैं। हमें यहां पर ध्यान देना है जास्कर और लद्दाख श्रेणी है आपकी। फिर है यहां पर अक्साई चीन की श्रेणी में अवस्थित है, तो लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। जैसे हमें पता है कि हमारा कश्मीर का काफी सारा भाग जो है तो किसके पास है, चाइना के पास है, उसे अक्साई चीन कहा जाता है। और कश्मीर का हमारा कुछ भाग जो है तो पाकिस्तान के पास है, जिसे हम POK या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में भी या उसके नाम से भी जानते हैं। फिर यहां पर आपके अगला पॉइंट, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राकापोशी है। कौन सी है, राकापोशी है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या है ये, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है ये आपके। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जास्कर श्रेणी का भी मैंने नंगा पर्वत के बारे में जो है तो आपको बताया था, जहां से आपका ग्रेटर हिमालय जो है तो बाउंड्री है ग्रेटर हिमालय की, वहीं से ग्रेटर हिमालय शुरू होता है। तो ये जास्कर श्रेणी की है। तो आपको याद रखना है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, K2। फिर आपके जो है तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राकापोशी।
फिर आपको याद रखना है कि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपके नंगा पर्वत। ये पॉइंट आपको गांठ बात करके याद रखना है। फिर यहां पर आपका अगला पॉइंट है, भारत की सबसे गहरी गार्ज कहां स्थित है, सबसे गहरा गार्ज कहां पर, तो बुंजी गार्ज लद्दाख श्रेणी में है, 5200 मीटर ये गहरा है। यहाँ पर सिंधु नदी इंडस रिवर के द्वारा ये आपका बुंजी जो है तो गार्ज यहाँ पर बनाया जाता है। तो बुंजी गार्ज लद्दाख में स्थित है, 5200 मीटर गहरा है, ये सिंधु नदी के द्वारा ये बनाया जाता है। अगला है काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है, कौन सी, काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी पर्वत के उपनाम से जाना जाता है। काराकोरम को कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर आपके पामीर की गांठ कहां स्थित है, अगला क्या है आपका, पामीर की गांठ कहां स्थित है, तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत में जो है तो आपकी स्थित है। अभी हम लोगों ने जब मैप देखा था तो वहां पर देखा था एक साइड आपका क्या था, हिंदू कुश पर्वत था, दूसरे तरफ आपकी कुनलुन श्रेणी थी और बीच में आपकी पामीर की गांठ थी या पामीर का पठार भी है ना। तो वो यहां पर आपके ट्रांस हिमालय, उस पामीर के पठार को एशिया की छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार क्या कहा जाता है, एशिया का छत भी कहा जाता है, तो याद रखना है। यहां पर हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया। ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने उसकी तीनों सीरीज देखी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर देखा। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी देखी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी देखी और आपके जास्कर की सबसे ऊंची चोटी देखी। देखा सिंधु नदी किसके बीच में प्रवाहित होती है और भी जो इससे संबंधित जो चीजें थी, जैसे हमने ये भी देखा कि ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय किससे अलग होते हैं, ITSZ। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम लोग चलते हैं बृहद हिमालय की ओर। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। तो बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है, यहां तो जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसके बहुत सारे एरिया पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, इसलिए उसे आपका यहां पर बर्फीला हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, महान हिमालय या हम कहें ग्रेटर हिमालय या फिर बृहद हिमालय को जाना जाता है इस नाम से। फिर है आपका अगला पॉइंट, महान हिमालय का विस्तार कहां तक है। महान हिमालय जो है उसका विस्तार कहां तक है, तो सिंधु नदी से नामचा बरवा पर्वत तक इसका जो है तो आपका यहां पर विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जब आपका जो पर्वत है बृहद हिमालय जो है, तो इसको जो इसका जो स्टार्टिंग है वो होता है आपका सिंधु नदी या फिर यहीं पर है आपका एक नंगा पर्वत। दूसरी साइड जब जहां एंडिंग होती है इसकी, यानी कि भारत से जब आगे चला जाता है अरुणाचल प्रदेश को पार करके, तो अरुणाचल प्रदेश के पास ही एक पर्वत है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो ये इसका जो है तो भारत में विस्तार है, आपके नागा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक जो है तो इसका आपके विस्तार है। किसका, महान हिमालय का विस्तार यहां पर देखने को मिलता है। महान हिमालय जो है आपका या ग्रेटर हिमालय लघु हिमालय से किस संरचना के द्वारा अलग होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका महान हिमालय है अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि जो आपका महान हिमालय है वो लघु हिमालय से किस संरचना के द्वारा अलग होता है, तो MCT, क्या MCT मैंने आपको बताया था, फिर उसका फुल फॉर्म बताया था आपको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो आपका MCT के द्वारा कौन अलग होता है, महान हिमालय और लघु हिमालय ये दोनों अलग होते हैं MCT के द्वारा, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होते हैं। फिर उसके बाद जो आपका लघु हिमालय है, लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है, तो लघु हिमालय शिवालिक से MBT के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है, ये लाइन मान लो क्या है आपकी MBT, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये क्या है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि महान हिमालय के और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय है, तो सेंट्रल में है, बीच में मतलब काहे में है, सेंट्रल में है, इसलिए किससे अलग होगा,
मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होगा। किससे अलग होगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। लेकिन अब जो शिवालिक हिमालय है वो उत्तर भारत के मैदान के एकदम बॉर्डर पे है। कहे पे है? बॉर्डर पे है, यानी कि बाउंड्री पे है। तो इसलिए लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय आपका एमबीटी से अलग होता है। किससे होता है? एमबीटी, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा जो है तो आपका अलग होता है। तो एमसीटी और एमबीटी आपको इस तरीके से याद रखना है। और फिर उसके बाद है एसएफटी, है ना, मेन फ्रंटल थ्रस्ट जो है। एसएफटी से शिवालिक हिमालय जो है आपका वो किससे अलग होता है? तो शिवालिक हिमालय आपका उत्तर के मैदान से अलग होता है। किससे अलग होता है? एसएफटी, यानी कि मेन आपका जो है तो यहाँ पर सेंट्रल फ्रंटल थ्रस्ट से जो है तो ये आपका अलग होता है। एमएफटी, एसएफटी मैंने लिख दिया, एमएफटी मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो ये आपको यहां पर इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अब हम लोग और आगे चलते हैं और महान हिमालय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो है तो देख लेते हैं। तो अगला फैक्ट है यहां पर आपका, अगला फैक्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो माउंट एवरेस्ट है या आपका सागर माथा भी उसको बोलते हैं, तो ये महान हिमालय में अवस्थित है। कहां पर है? आपके महान हिमालय में, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर स्थित है। ये मुख्यतः नेपाल में पड़ती है। तो ये महान हिमालय आपके में स्थित है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट या सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। फिर है महान हिमालय के वलय की प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है? तो यह असममित है, मतलब एक सीमित कोई फिक्स नहीं है, है ना, जहां पर कहीं कम कहीं पर ज्यादा, टूटा फूटा कटा फटा, इस तरह के पूरी असममित है ये आपके। फिर आपके है बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद, उत्तर में मंद, दक्षिण में तीव्र होने का प्रमुख कारण क्या है? मतलब उत्तर में जो है तो आपका कैसा है? ढाल मंद है थोड़ा, मतलब अगर पानी आप गिराए तो बहुत तेजी से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन दक्षिण में तीव्र है। तो ऐसा क्यों है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाला अभिसारी बल, आपके दो तरह के बल होते हैं, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। तो जो आपका केंद्र की ओर बल लगे, है ना, जो केंद्र की ओर बल लगता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपका सेंटर है, एक केंद्र है, तो जो केंद्र की ओर बल लग रहा है उसको हम लोग अभिसारी बल बोलते हैं, और जो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है उसको हम लोग अपसारी बल बोलते हैं। तो इसका जो है कारण है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का लगने वाला अभिसारी बल, जिसके कारण दक्षिण में तीव्र है और उत्तर में इसकी ढाल जो है तो आपके मंद है। फिर है अगला पॉइंट यहां पर आपका, बृहद हिमालय काट कर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? यानी कि वो नदी जो कि हिमालय से पहले थी वहां पर, फिर हिमालय जब आपका बना तो उसको काट करके प्रवाहित होती है। तो जो पहले होता है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। तो वही पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती का मतलब है जो हिमालय के बनने से पहले भी नदी आ रही हो, वो पूर्ववर्ती आपकी होती है। तो वो कौन कौन सी नदी है? तो जैसे सिंधु नदी हिमालय के बनने से पहले थी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के बनने से पहले थी, अलकनंदा नदी हिमालय के बनने से पहले की नदी है। और भी नदियां हैं। तो ये नदियां ऐसी हैं जो कि पूर्ववर्ती नदी कही जाती हैं। इन्होंने ग्रेटर हिमालय को काट करके अपना रास्ता जो है तो बनाया है। तो आपको याद रखना है कि बृहद हिमालय को काट करके कौन सी नदियां बहती हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा। अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां। क्या हिमालय पे आपकी कौन कौन सी पर्वत चोटी पाई जाती है? तो सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी 8,848 जो तो मीटर ऊंची है। अवस्थिति कहां है? ये कहां पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो ये आपके नेपाल में स्थित है। और फिर इसके बाद आगे चले यहां पर, तो है आपका गॉडविन ऑस्टिन। क्या है आपका? केटू। केटू या गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपकी इसकी हम लोग ऊंचाई देखें तो 8,611 है। कितनी है? 8,611 है ये। और ये कहां पर है? भारत पीओके, भारत के पीओके में है, यानी कि
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर का भाग पाकिस्तान के हिस्से में है वहां पर है, हम लोग इसको अपना मानते हैं, पाकिस्तान वाले अपना मानते हैं। हालांकि आगे हो सकता है कभी हमारे यहाँ आ सकता है, समय समय पर इसको लेने की बात चलती रहती है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद जल्द ही आ सकता है, देखिए कब आएगा। फिर आपका है कंचनजंगा, अगली जो है तो आपकी चोटी कौन सी है, कंचनजंगा 8598। क्या है 8598, ये कहां पर है और भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, तीसरी आपकी ऊंची चोटी है ये आपके, भारत की दूसरी है, विश्व की तीसरी है, सॉरी है ना, विश्व की तीसरी है कंचनजंगा। पहले है आपका माउंट एवरेस्ट, फिर है आपके यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन, फिर है आपका कंचनजंगा 8598, भारत और नेपाल पे है ये। फिर आपकी अगली चोटी है मकालू, अगली कौन सी है, मकालू, ये 8481, क्या है 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहां पर है आपके, तो नेपाल में। ये कहां पर स्थित है, तो ये आपके नेपाल में स्थित है। फिर इसके बाद आगे है आपका धौलागिरी, फिर क्या है आपका आगे है धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई 8172 है और ये आपके नेपाल में पड़ती है। तो आपको ये याद रखना है कौन सा नेपाल में, कौन सा भारत में है और कौन सी ग्रेटर हिमालय में है, कौन सा आपके मध्य हिमालय में, कौन सी शिवालिक हिमालय में। ज्यादातर चोटियां आपके जो है तो बृहद हिमालय में ही है। अभी तक तो सभी जो हम लोग पढ़े ऊपर सब बृहद हिमालय में है। फिर नंगा पर्वत आ गया है यहाँ पर आपका, ये आपका 8126 है जो कि भारत में है। फिर आपका अन्नपूर्णा आ गई, ये आपके 8078 है, ये नेपाल में है। अगर नाम सुनकर के आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया, अन्नपूर्णा भले नाम है, नाम भारतीय लग रहा है पर ये नेपाल में है। नंदा देवी है 7817, ये आपके भारत में है। नंदा देवी कहाँ है, भारत में है आपके उत्तराखंड में। फिर आपके नामचा बरवा, नामचा बरवा ये 7756, ये अरुणाचल प्रदेश के पास में जो तिब्बत वाला एरिया है वहां पर है। फिर आपकी अगली आती है यहाँ पर केदारनाथ, अगली चोटी कौन सी है, तो अगली चोटी है आपकी केदारनाथ। अगली चोटी है केदारनाथ जो कि 6945 है और भारत 6945 कहे की है और ये कहां पर आती है, भारत में आती है। फिर यहां पर चोटियां खत्म हो गई। चोटी आपको क्रम से याद रखना है, मैप बना करके आप उस पर लिख लीजिए चोटी, तो आपको याद हो जाएगी। जैसे मैं बृहद हिमालय का ऐसे मैप बनाऊं, फिर उसमें मैं एक किनारे से नंगा पर्वत से शुरू करूं और जो है तो हम नामचा पर्वत तक तिब्बत तक चले जाएं, उसके बीच में जितनी भी चोटियां आती जाती हैं सबका हम जो है तो नाम लिखें तो हमें ऐसे याद रहेगी। ठीक, तो यहां पर एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा तथा कंचनजंगा चोटियों में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है, सबसे किधर पूर्व में स्थित कौन सी चोटी है, तो इनमें से अगर आप देखें तो माउंट एवरेस्ट जो है तो आपके नेपाल में पड़ती है, मकालू जो है तो ये भी आपके वहीं पड़ती है, अन्नपूर्णा भी। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम के पास में जो है तो आगे पड़ता है। तो सबसे पूर्व की चोटी जो है ये कंचनजंगा है, सबसे पूर्व की चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। फिर ये आपका हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो बृहद हिमालय श्रेणी है। सबसे प्राचीन बृहद है, फिर उसके बाद मध्य है, फिर शिवालिक है और शिवालिक का भी निर्माण चल ही रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में आपका बृहद हिमालय देखा। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु हिमालय के बारे में, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय के बारे में, फिर हम लोग उत्तर के पर्वत के मैदान के बारे में, फिर प्रायद्वीप भारत के बारे में, तटीय मैदान के बारे में, द्वीप समूह के बारे में। ऐसे जो है तो आपका पूरा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा आपके एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में पर्वत पहाड़ियां वाला टॉपिक दिया गया है और ये पर्वत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपके पेपर में कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। चाहे तो उत्तर भारत के कोई पर्वत पूछे, चाहे दक्षिण भारत के पूछे, हर बार कोई ना कोई पर्वत आपसे पूछता ही है। तो हम लोग अभी उत्तर भारत के पढ़ रहे हैं, नीचे दक्षिण भारत के भी पढ़ेंगे। तो हम लोग पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय।